हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ कॉन्सेप्ट्स विद रश्मि पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हों, आपकी हेल्थ अच्छी हो और आपकी पढ़ाई भी एकदम से अच्छी चल रही हो। आज हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जो जून 2025 में एग्जाम्स हुए हैं उसके टॉप 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आज जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये फोर्थ वाला सेट है हमारा। ऐसे ही 3 सेट में सॉल्व करा चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 5x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या है, ये हमसे पूछा है। तो मूलों की प्रकृति जानने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में विभक्त कर भी बोलते हैं। तो उसके कुछ फॉर्मूले हैं, वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है b² माइनस के 4ac। तो यहाँ से अगर हमारा d जो है वो 0 से बड़ा अगर आ जाता है तो दो भिन्न वास्तविक मूल हमें प्राप्त होते हैं। दो भिन्न लिखते जाना, ठीक है ना। दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक है ना। दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अगर d जो है वो 0 के बराबर है तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। ये एक ही जगह में लिखवा दे रही हूँ और इस तीनों टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने रखे हैं ताकि आपका जो भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाए। ओके, अगर d हमारा 0 से छोटा है तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, ठीक है ना। कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो ये तीन चीजें आपको ये फॉर्मूला के सहित 4 पॉइंट आपको पता होने चाहिए इसमें। और अब हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से मैं डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालूं तो वो होता है b² मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस के 4ac। a हमारे पास 3 है और c हमारे पास 2 है, ठीक है ना। तो 25 4 12 दूनी 24 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो d क्या है हमारा 0 से बड़ा हमें मिला है। d बराबर 1 है, मतलब d जो है वो 0 से बड़ा है। d अगर 0 से बड़ा है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ऑप्शन सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अभी इन दो पर भी हम क्वेश्चंस कराएंगे ताकि आपका ये वाला टाइप पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए। समीकरण x² माइनस का 2x प्लस का 13 इज इक्वल टू 0 का विविक्त कर। ये पूछे गए हैं आपके रेलवे के एग्जाम्स के ही, मैंने अलग दूसरे एग्जाम से उठा के नहीं डाले हैं, ठीक है ना। अगर आपने सीट लगा रहे होंगे तो आपको पता होगा ये तो आपके एग्जाम में ही पूछे गए हैं, वही है, तो कंफ्यूज मत होना। हाँ, समीकरण x² माइनस का 2x प्लस का 13 इज इक्वल टू 0 का विविक्त कर कितना है, साथ ही यह भी निर्धारित करें कि इस समीकरण के कितने वास्तविक मूल होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम विविक्त कर निकालें, डिस्क्रिमिनेंट निकालें, तो वो क्या होगा 4b² माइनस के 4ac। तो b हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस के 4। a हमारे पास 1 ले सकते हैं, x² है तो केवल 1 तो होगा ही, हर जगह रहता है 1 तो। और c हमारे पास 13 है, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 13 चौका 52 और 4 जाएगा तो माइनस के 48। अब d क्या आया है हमारा 0 से छोटा आया है। d कैसा आया है, डिस्क्रिमिनेंट कैसा आया है 0 से छोटा आया है, क्योंकि माइनस में है तो 0 से छोटा है, ठीक है ना। माइनस की सभी संख्याओं से 0 क्या होता है, बड़ा होता है। तो d क्या है 0 से छोटा है, तो ऐसे में क्या होता है कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है। तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा और ये हमारा माइनस का 48, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा माइनस का 48 और कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। यह भी निर्धारित करें कि इस समीकरण के कितने वास्तविक मूल होंगे, तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा और डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा माइनस के 48। कर पाएंगे ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो सीख लेना, इसको लिख लेना। 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इस पर, तीनों टाइप के क्वेश्चंस को मैंने एक ही जगह पर रखा हुआ है। ये द्विघात समीकरण 2x² माइनस के 8x प्लस का k इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और बराबर है। मूल कैसे हैं, वास्तविक और बराबर है। तो k² माइनस के 5 का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो अगर मूल वास्तविक और बराबर है तो यहाँ से d बराबर कितना आना चाहिए, b² माइनस के 4ac होता है, तो d बराबर क्या आना चाहिए हमारा 0 आना चाहिए, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, यहाँ से हटा करके इसको रहने देती हूँ। फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया था, d बराबर कितना आना चाहिए हमारा 0 आना चाहिए। d अगर 0 के बराबर है तभी दो
बराबर वास्तविक मूल होते हैं हमारे, ठीक है ना। तो मूल वास्तविक और बराबर है, इसका मतलब है डी बराबर 0 होना चाहिए। और डी बराबर होता क्या है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब यहाँ से मैं लगाऊं तो बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर माइनस के 4, ए मतलब के 2 और सी मतलब के इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से 8 8 64 माइनस के 4 इंटू का 2, के की वैल्यू क्या रखूँ कि 0 आ जाए, तो के मेरे को क्या रखना पड़ेगा, 4 दूनी 8 और 8 8 64 के लिए 8 हमको इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, तब ये क्या होगा 0, ठीक है ना। 64 में से 64 जाएगा तो 0 हमें मिलेगा। तो यहाँ से के इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। अब ये हमको निकालना है, तो 8 8 64 मतलब 8 का स्क्वायर माइनस के 5 करेंगे तो 59 आपको मिलेगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 वाला आपका राइट आंसर है। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इससे, तीनों टाइप के क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। चलिए, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर है। यदि विकर्ण की लंबाई 17 रूट का 29 सेंटीमीटर है तो घनाभ का आयतन क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। हमको लंबाई चौड़ाई दे रखी है और विकर्ण हमको ये दे रखा है 17 रूट का 29 और वॉल्यूम हमसे पूछा है। तो घनाभ का जो डायमीटर होता है, ठीक है ना, घनाभ का जो डायमीटर होता है उसका स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो मैं 17 रूट का 29 का अगर स्क्वायर करूं और इसके बराबर लंबाई का स्क्वायर मतलब कि 25 प्लस चौड़ाई का स्क्वायर मतलब 25 और 7 पन्ना 35 7 7 8 56, ठीक है ना, 7 8 56 ये 5625 75 का स्क्वायर प्लस का हाइट का स्क्वायर, ठीक है ना, हाइट का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर अगर मैं करूंगी तो ये कितना आ जाएगा 289 इंटू का 29। पहले इसका मल्टीपल कर लूँ, 3 से मल्टीपल इसको मैं लिख सकती हूँ 30 माइनस का 1, ओके, ऐसे लिख सकते हैं। तो 30 का करेंगे तो 9 3 27 कैरी लूंगी 2 आ जाएगा, 8 3 24 और 2 26 कैरी लूंगी 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 8 आ जाएगा, ठीक है। एक बार मुझे माइनस करना है कितना 289, तो ये 1 आ जाएगा, फिर 16 में से 8 जाएंगे तो 8 आ जाएगा, 5 में से जाएगा 3 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा, 8 3 8 1 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे लिख सकती हूँ 8 3 8 1, ओके, ये लिख सकती हूँ। और इसके बराबर कितना आ जाएगा, ये 7000 और ये 8125 8125 प्लस का एच का स्क्वायर। अब यहाँ से एच स्क्वायर इज इक्वल टू इसे धन ले आऊँ तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा और 7 में से ये 2 जाएगा तो 5 आ जाएगा और यहाँ 2 में से और 3 में से ये जाएगा तो 2 आ जाएगा, 8 में से 8 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास, ये है 16 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर जाएगा और हाइट बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 16 आ जाएगा। अब वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ जो हमसे वॉल्यूम पूछा है, अब देखो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी क्योंकि इससे बिना करे हम नहीं कर सकते हैं, है ना, बिना कैलकुलेशन के नहीं कर सकते, हमें निकालनी पड़ेगी हाइट क्योंकि हमें चाहिए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो रहता है घनाभ का, मैंने कई बार फॉर्मूले लिखवा दिए हैं आपको, डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ मैं। वॉल्यूम मतलब कि आयतन, वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू का ऊंचाई। लंबाई हमारे पास 50 है, चौड़ाई हमारे पास 75 है और ऊंचाई हमारे पास 16 मिली है हमको। तो 16 पंजू 80 कितना हो गया हमारे पास, ये 60,000 आ जाएगा टोटल मिला करके, ठीक है ना, 60,000। ऑप्शन पहला वाला आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। आप करेंगे इसको, ये कितना आ जाएगा 16 पंजू 80, उसके बाद यहाँ से 5 लेंगे तो 8 पंच 40, 5 मैंने लिया तो 4000 हो गया, 5 लिया है तो कितना बचा होगा 25, 5 ले लिया है ना मैंने, 5 लिया तो 15 बचा होगा, ठीक है, 15, तो 15 लिख जाओ बेटा, 15 तो 15 चौका 60 करेंगे तो ये आपका 3 0 चुपकाएंगे 60,000 हो जाएगा, ठीक है। तोड़ लिया मैंने उसको, छोटा छोटा कर लिया, ऐसे मैं ऐसा तोड़ लेती हूँ कैलकुलेशन के लिए, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। आप चाहें तो तोड़ के कर सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए, रोहन के पॉकेट में 3x स्क्वायर प्लस के 5xy प्लस का 7y स्क्वायर है। उसने इसमें से 2x स्क्वायर प्लस का 5xy प्लस का 4y स्क्वायर खर्च कर दिए। रोहन के पास कितनी धनराशि बची है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, ये हमारे पास 3x स्क्वायर है, इसमें से 2x स्क्वायर जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा। 5xy में से 5xy जाएगा तो कुछ क्या बचेगा, 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना, 0 होगा। इसे नहीं लिखेंगे फिर हम, इससे पूरा कट जाएगा क्योंकि हमें ये हमारे पास पॉकेट मनी है, ये हमने खर्च कर दिया है, तो ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया और ये भी माइनस का हो गया, ठीक है, समझ रहे। तो इससे ये क्या होगा, कट जाएगा और यहाँ पर हमारे पास
एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे हमारे पास 3y² बचेगा। तो ये वाला उसके पास बचेगा, ठीक है ना। तो रोहन के पास कितनी धनराशि शेष बचेगी, x² प्लस का 3y², x² प्लस का 3y²। ऑप्शन ए वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। माइनस वाला तो होगा ही नहीं, और लास्ट में आपका ये दे रखा है कि x² प्लस का 3y² लगा रखा है, ए वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, ठीक है जी। हमने कुछ नहीं किया है, इसमें से इसे माइनस किया है। अगर कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये समझ में नहीं आता है x y, तो एक बार और समझ लेंगे। ये हमारे पास प्लस की संख्याएं थी, इसमें से इसे घटाना था, ठीक है ना। तो ये 3x² है, 2x² जाएगा तो हमारे पास केवल x² बचेगा, प्लस का 5x/, में से माइनस का 5x/, माइनस कर देंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, 0, हमने लिखा नहीं है। 7y² में से 4y² जाएगा तो 3y² बचेगा, ठीक है। चल, ये PQRS एक आयत है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि गलत वाला हमें टिक करना है, ठीक है, असत्य। तो आयत जो होता है, आयत PQRS के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं, करते हैं भाई, यही वाला आपका आंसर होगा। ये जो आपका आयत होता है, ये मैंने आयत बनाया एक, ठीक है ना। ये मैंने PQRS है तो PQRS ही बना देती हूँ, PQR और S। इसके अगर मैं विकर्ण बना दूं, ये मैंने विकर्ण बना दिए, मान लो कि ये ऊपर काटते हैं तो ये एक दूसरे को समद्विभाजित भी बराबर भी होते हैं। यहाँ पर आपका PR बराबर आपका QS भी होगा, PR बराबर QS भी होगा, और ये एक दूसरे को बराबर बराबर काट भी रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये तो पॉइंट्स, ये वाला ही गलत हो जाएगा, असत्य हमसे पूछा था। दूसरा एंगल PQRS 90 डिग्री के होते हैं, यस, सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो ये तो हमारा सही है, हमसे गलत वाला पूछा था, तो हमने अपना आंसर तो टिक कर दिया है, बाकी चीजें मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। विकर्ण PR बराबर SQ होता है, PR बराबर SQ होता है, या QS लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। PQ बराबर RS होता है, PQ बराबर RS होता है, जितनी हमारी ये लंबाई होती है, ठीक है ना, और ये हमारी चौड़ाई कहलाई जाती है। तो जितनी साइड हमारी ये होती है उतनी ही साइड हमारी ये होती है, और जितनी साइड हमारी ये होती है उतनी साइड हमारी ये होती है, ठीक है। और PS बराबर QR होता है आपका, समझ रहे। चलिए, एक आयताकार पिच की लंबाई इसकी चौड़ाई से 30 मीटर अधिक है, इसका क्षेत्रफल 18,271 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। मैंने लंबाई को लिखा, मैंने चौड़ाई को लिखा। मैंने मुझसे कहा जा रहा है कि पिच की जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से 30 मीटर अधिक है। चौड़ाई को अगर मैं x मान लूँ तो ये x प्लस के 30 है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है, ठीक है ना। लंबाई जो है चौड़ाई से 30 मीटर अधिक है, तो ये अगर x है तो x प्लस के 30 है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू का चौड़ाई। आयत का जो एरिया होता है, एरिया वो क्या होता है, वो होता है लंबाई इंटू का चौड़ाई। तो यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ कि x मुझे चाहिए, तो x इंटू का x प्लस के 30 इक्वल टू कितना है, 18,271, ठीक है ना, ये है। अब देखो, एक तरीका तो है कि आपसे सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वैसे करो। एक तरीका है कि आप ऑप्शन रख के देख लो। अब देखो, ऑप्शन जब आप रखते हैं तो ऐसे रखने हैं कि मल्टीपल करो तो लास्ट में 1 आ जाए, क्योंकि यहाँ 1 दे रखा है, तो 2 ऑप्शन हमारे कट जाएंगे, तीसरा वाला और फोर्थ वाला। अगर मैं यहाँ पे 124 लेती हूँ तो 1 नहीं बनेगा। अगर x की वैल्यू में 124 लूंगी तो 30 ऐड करूंगी यहाँ पर भी, तो यह हमारे पास कितना आ जाएगा, लास्ट में 4 आ जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हो ना। अगर मैं 124 में 30 ऐड कर दूं तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 1 आएगा, और यहाँ पर 124 ही होगा, तो 4 चौक 16 6 बनेगा लास्ट में, जो कि हमारे पास नहीं है। तो 2 ऑप्शन हमारे कट गए। अब मैं तो या तो ये ले सकती हूँ या फिर ये ले सकती हूँ, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक ले सकती हूँ। अब 131 ऐसी संख्या है, कैसी संख्या है, ये प्राइम नंबर है 131, ठीक है ना। 131 नहीं कटेगा, तो मेरे पास बचती है ये वाली 121, ठीक है ना। तो x बराबर अगर मैं 121 लेती हूँ तो 121 प्लस का ये 151 हो जाएगा, और ये आपका आंसर ये प्राप्त होगा, ठीक है ना। आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख लें। यहाँ से मैंने लिखा ये वाला, तो ये 1 आ जाएगा, फिर ये 5 और 2 7 आ जाएगा, फिर ये 2 और 5 2 10 12 के 2 कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, फिर आपका 7 और 1 8, और ये आपका 1 आ जाएगा, 18,271 18,271, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपने क्या करना है, ऑप्शन रखे ही देख लेना है। वैसे कैलकुलेशन करोगे तो बहुत भयंकर वाली कैलकुलेशन बनेगी,
यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस का 18,271 इजिकल टू 0 रखोगे, फिर इसे तोड़ोगे ना, बहुत बहुत भयंकर वाली क्वेश्चन हो जाएगी। ठीक है, तो आपने वैसे नहीं करना है, ऐसा ही करना है। ठीक है, ऐसे ऑप्शन रख के देखना है। इसको हटा दूँ, रहने देती हूँ, आप चाहे तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए, एक आयताकार भूखंड की लंबाई एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स बाई प्लस का बाई स्क्वायर मीटर और चौड़ाई एक्स स्क्वायर माइनस के 5x बाई माइनस के बाई स्क्वायर मीटर है। जब x इज इक्वल टू 1 और बाई इज इक्वल टू माइनस का 1 हो तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। एक आयताकार भूखंड है, लंबाई हमको दे रखी है कितनी, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स बाई प्लस का बाई स्क्वायर, ठीक है ना, और चौड़ाई हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x बाई माइनस का बाई स्क्वायर, और हमें x इज इक्वल टू 1 लेना है और y इज इक्वल टू माइनस का 1 लेना है। अब x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू माइनस का 1 जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको यहाँ पर 1 मिलेगा और यहाँ पर आपको माइनस का 1 मिलेगा और यहाँ पर आपको प्लस का 1 मिलेगा और ये ओनली 1 आ जाएगा। ठीक है, लंबाई कितनी आ जाएगी, 1। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू माइनस का 1, तो यहाँ आपका 1 आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ये, और यहाँ बाई स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो माइनस का प्लस में चेंज हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो फिर से ये माइनस का आ जाएगा, तो यहाँ केवल आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है ना। अब हमसे पूछा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, हमसे पूछा है पेरीमीटर मतलब कि परिमाप। ठीक है ना, पेरीमीटर पूछा है तो पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस का b, तो ये कितना आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 5 प्लस का 1 इज इक्वल टू 6 दूनी 12, और ये आपका आंसर होगा 12। ऑप्शन सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो पूछ लेने का, ये मैं फॉर्मूले बहुत बार करवा चुकी हूँ इसलिए मैं नहीं लिखवा रही हूँ बार बार। चलिए, यदि किसी समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप 30 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। तो किसी भी समबहुभुज में जो बाह्य कोणों का योग होता है वो होता है 360 डिग्री। तो अगर मैं बाह्य कोणों के योग को भुजाओं की संख्या से डिवाइड कर दूं तो मुझे प्रत्येक बाह्य कोण प्राप्त होता है। चलो पहले फॉर्मूले ही लिखवा देती हूँ। ठीक है ना, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग समबाहुभुज में, ठीक है ना, अंतः कोणों का योग इज इक्वल टू n माइनस के 2 इंटू का 180 डिग्री। ठीक है ना, अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण, ठीक है ना, प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण इज इक्वल टू n माइनस के 2 इंटू का 180 डिग्री बटे में n, भुजाओं की संख्या से भाग कर देंगे हम। बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग ये हमेशा फिक्स रहता है, कितना, 360 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण कितना आ जाएगा, सभी बाह्य कोणों के योग को n से हम डिवाइड कर दें तो हमें प्रत्येक बाह्य कोण प्राप्त होता है। ठीक है, तो प्रत्येक बाह्य कोण अगर 30 डिग्री है, इसका मतलब 360 डिग्री को हमने n से डिवाइड किया होगा तो हमें 30 डिग्री प्राप्त हुआ होगा। इससे हम इसको डिवाइड कर दें तो 12 बार जाएगा, इसका मतलब है n इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 12 है। भुजाओं की संख्या कितनी है, 12 है। अगर फॉर्मूला याद होता तो आप 2 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ऑप्शन 4 वाला आपका राइट आंसर होगा। यह समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 है और ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0 के दोनों मूल सार्व हैं, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। दोनों मूल अगर सार्व हैं तो इसमें क्या होता है, ये कंपैरिजन करते हैं हम एक्स स्क्वायर का इससे और इसका इससे और इसका इससे, और सभी बराबर बराबर होने चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ एक मान लें अगर हम, तो 1/a इज इक्वल टू 3/b इज इक्वल टू 2/c, ये हमारा होना चाहिए अगर दोनों मूल सार्व हैं तो। ठीक है ना, मतलब कि बराबर बराबर है, कॉमन रेशियो हम इसको बोल सकते हैं, बराबर बराबर। ठीक है ना, बराबर बराबर है तो ये हमारा होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर 3 आ जाएगा और c बराबर हमारे पास 2 आ जाएगा। अब आप अगर कंपैरिजन करें, इधर ही ले ले, उधर ही लिख लेते हैं इसको, यहाँ से हटा करके। ठीक है, यहाँ से हटा करके मैं इधर ही लिख देती हूँ कि यहाँ से हमारा a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर 3 आ जाएगा और c बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सत्य नहीं है ये मेरे से पूछा है। तो पहला अगर मैं लूँ तो 4a, a बराबर मेरा कितना है 1 दे रखा है, तो 4 बराबर 2c,
4 प्लस का 2 भी 3 दूनी 6 बराबर है क्या ये? नहीं, तो ये गलत हो गया आपका। ठीक है, दूसरा वाला लोग ए सत्य नहीं है, यही पूछा है तो यही वाला आंसर होगा आपका। यही तो पूछा है तो यही सत्य नहीं है, क्योंकि 4a 4 आ रहा है हमारा, इस इधर कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, बराबर बराबर है क्या? नहीं है, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है ना, और यही हमसे पूछा है कि कौन सा सत्य नहीं है, तो पहला ही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप चेक करेंगे, देखो a माइनस के b, a माइनस के b प्लस का c इक्वल टू 0 है। यस, 3 में से 3 जाएगा, 0 बनेगा। दूसरा वाला चेक करेंगे, 4a मतलब 4 माइनस के 2b मतलब कि 6 प्लस का c मतलब कि 2। अब देखो 2 4 और 2 6, 6 जाएगा 0, तो 0 है। a मतलब 1, c मतलब कि 2 इक्वल टू b मतलब कि 3, तो ये 3 और 3 है, तो ये भी आपका सही होगा। ये भी मतलब ये सही है, गलत हमसे पूछा था तो ये आंसर होगा आपका। ठीक है, सत्य नहीं है पूछा है तो पहला वाला आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हटा दूं, लिख देती हूँ ठीक से, क्या था हटा देती हूँ, समझा दिया है मैंने, इसको फालतू में क्यों लिखना। चलिए 3x माइनस के 5y प्लस का 4 आधार और x माइनस के 5y ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो समांतर चतुर्भुज में जो एरिया होता है, जैसे कि ये हमारा एक मैंने पैरेललोग्राम बना दिया। ठीक है, तो ये अगर मैं हाइट बनाती हूँ, ये वाली हाइट 1 मान लेती हूँ, तो ये वाला क्या होता है इसमें? लंबाई, और ये वाला चौड़ाई। ठीक है ना, तो अगर मैं इसका ये वाली हाइट ले रही हूँ तो ये लंबाई, तो ये लंबाई इसकी हो जाएगी, ये चौड़ाई तो ये चौड़ाई, मतलब दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, पैरेलल। ठीक है, इसलिए इसका नाम पैरेललोग्राम बोलते हैं इसको। तो अगर मैं इसमें एरिया की बात करूँ कि एरिया क्या होगा, तो एरिया होता है हाइट 1 इंटू का एल। ठीक है, या फिर ये वाली हाइट डाल दूँ, यहाँ पे हाइट डाल दूँ, तो इसको मैं हाइट 2 काउंट कर सकती हूँ, तो ये होगा आपका हाइट 2 इंटू का बी। ठीक है, ये हमारा इसमें एरिया रहता है। ओके, तो हमको दे रखा है आधार, ये दे रखा है, और ऊंचाई ये दे रखी है, तो दोनों का मल्टीपल हमारा क्या होगा? एरिया होगा। तो एरिया क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा 3x माइनस के 5y प्लस का 4 इंटू का x माइनस के 5y। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। पहले 3x का मल्टीपल या इसका मल्टीपल, x का मल्टीपल इससे करूँ, पूरे से कर लूँ, x का मल्टीपल पूरे से करूँगी तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 5x बाई प्लस का 4x, फिर माइनस के 5 बाई का करूँगी इधर, तो इसका करूँगी तो माइनस के 5 दिया 15x बाई, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 25 बाई स्क्वायर, और यहाँ करूँगी तो 5 चौक 20 बाई माइनस का। ठीक है ना, 4 है, 5 चौक 20 बाई माइनस का आ जाएगा। अब यहाँ से मैं, मेरे पास एक्स स्क्वायर एक ही है तो 3x स्क्वायर तो मेरा रहेगा ही। ठीक है ना, इसको लिया मैंने। अब इसके बाद मेरे पास 25 बाई स्क्वायर है तो प्लस वाला रहेगा, 25 बाई स्क्वायर, ये वाला गया और ये वाला गया। फिर मेरे पास 25 बाई स्क्वायर है, इधर से ले लिया मैंने। उसके बाद x बाई और x बाई को देखूँ तो 20x बाई माइनस का आ जाएगा, 20x बाई माइनस का एक दे रखा है, ये वाला आपका आंसर होगा 20x बाई प्लस का 4x माइनस का 20 बाई मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, एरिया हमसे पूछा था। ये मैंने x बाई वाले सारे क्वेश्चन पहले ही ले लिए थे, क्योंकि बच्चे जो है ना ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के भाग के आ जाते हैं। छोड़कर नहीं आना है, जो भी हमारे पेपर में पूछा गया है वो सब हमसे आना चाहिए, अगर आप सीरियस हैं जॉब लेने के लिए। तो नहीं है सीरियस फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। 14 मीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर छड़ जमीन पर 5 मीटर लंबी छाया बनाती है। उसी समय एक टावर जमीन पर 44.5 मीटर लंबी छाया बनाता है। टावर की ऊंचाई क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। 14 मीटर लंबी एक छड़ जमीन पर जो है 5 मीटर लंबी छाया बनाती है, ये हमसे कहा जा रहा है। उसी समय एक ऊर्ध्वाधर टावर जमीन पर 44.5 मीटर लंबी छाया बनाता है, 44.5 मीटर लंबी छाया बनाता है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ऊर्ध्वाधर की ऊंचाई क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो उसी समय बना रहा है, मतलब रेशियो सेम होना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, ये इसका कितना गुना है, तो 5 और 5 निम 45, 8.9 गुना है, तो इधर भी कितना आएगा, 8.9 गुना आएगा। तो 14 निम्मा 126, क्या लेंगे 12, 14 अट्ठे 112, और 12 ही मेरे को इसमें ऐड करना है। ठीक है, लेकिन 12 ही ऐड करती हूँ, बाद में पॉइंट लगाऊंगी। तो 4 और 2 और 1, मतलब कि हमारे पास 124, और एक संख्या अगर पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 6, 124.6 आ जाएगी इसकी ऊंचाई। ऑप्शन 4 वाला आपका राइट आंसर होगा।
हमने क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया, क्योंकि उसी समय की बात हो रही है तो सेम सेम एंगल भी बन रहे होंगे, ठीक है ना, इसलिए। तो 5 की वैल्यू अगर ये है तो 14 की वैल्यू 124.6 हमारे पास आ जाएगी। चलिए, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रम से बाई प्लस का 5 मीटर और बाई माइनस के एक्स बाई प्लस का 7 मीटर है। यदि x इक्वल टू 2 बाई इक्वल टू 1 है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है ये हमसे कहा जा रहा है। विकर्णों की लंबाई हमको ये और ये दे रखी है, x बराबर 2 और y बराबर 1 हमको लेना है। तो ये जो आपका समचतुर्भुज होता है इसका जो एरिया होता है, एरिया वो होता है 1/2 इंटू का d1 इंटू का d2, ठीक है, ये होता है। अब अगर मैं x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 रखती हूँ तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, 1 प्लस का 2 प्लस का 5 इक्वल टू 8 मिलेगा, ठीक है ना, यही मिलेगा। और यहाँ पे रखती हूँ तो 1 माइनस के 2 प्लस का 7 इक्वल टू 8 में से 2 जाएंगे तो 6 मिलेगा, 6, ठीक है ना, कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। अब अगर मुझे एरिया चाहिए तो एरिया कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू का 8 इंटू का 6, 8 तिया 24, ये आपका एरिया होगा मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। समचतुर्भुज का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू का d1 इंटू का d2। d1 d2 क्या है, हमारा विकर्ण है इसमें। और समचतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे होते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से ज्योमेट्री में करा रखा था ये। चलिए, एक तैराक धारा की दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की विपरीत दिशा में 26 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। स्थिर जल में तैराक की चाल क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। जब भी धारा की दिशा में तैरता है तो तैराक की चाल प्लस धारा की चाल दोनों ऐड होती है, ठीक है ना। इक्वल टू कितना हमारे पास 40 किलोमीटर। विपरीत दिशा में तैरेगा तो तैराक की चाल में से धारा की चाल को माइनस करेंगे, 26 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मेरे को तैराक की चाल चाहिए, मतलब मेरे को x चाहिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये 80 और 6 86 का मतलब होगा 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 और 3 43 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 43 तो नहीं है, अरे 86 कहाँ है, 66 आएगा ना, मैं भी दिमाग से बताने कहाँ जा रही हूँ। 66/2 करेंगे तो 33 किलोमीटर प्रति घंटा और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वैसे भी कर सकते हैं कि x को आपको 26 अधिक देना है तो 26 माइनस कर देंगे, 14 बचेगा, तो 26 और 14 बचा है, बाई x बाई बराबर बराबर बांट में 7 और मिलेगा इसको, तो 33 इसको मिलेगा और बाई बराबर 7 आ जाएगा। अगर हमसे पूछा जाएगा कि बाई बराबर कितना है तो बाई बराबर 7 और x बराबर 33 हमारा आ जाएगा, ठीक है। आपकी मम्मी को पैसे बांटने हैं और आपकी मम्मी आपके भाई को 10 रुपए अधिक देना चाहती है। मम्मी के पास ऑनली 30 रुपए है, ठीक है, तो आपकी मम्मी क्या करेंगी, पहले 30 रुपए में से निकाल करके 10 रुपए बड़े भैया को पहले ही पकड़ा देंगी, फिर 20 रुपए जो बचेंगे वो आप दोनों में बराबर बराबर बांट देंगे, 10 रुपए आपको 10 रुपए आपके भैया को, तो आपके भैया के पास 20 रुपए, आपके पास 10 रुपए, समझ रहे हो, ऐसे बांट देते हैं हम यहाँ पे। चलिए, यदि k का 25% 10 के 1800% से 10 कम है तो k का मान क्या है, 10 के 1800% से 10 के 1800% से k का 25% मतलब k का 1/4 बराबर 10 है, ठीक है, यही हमसे कहा गया है, यही है ना। देखो यहाँ से 00 मतलब 180 माइनस के k/4 इक्वल टू कितना है, हमारे पास 10 है, या इसको धर ले जाओ, इसको धर ले आओ, 10 को धर ले आओ, 10 धर ले आए बराबर k/4 है। 10 माइनस करेंगे तो 170 यहाँ पे बचेगा और 17 चौका 68 मतलब कि 680, ये हमारा आंसर आ जाएगा। k इक्वल टू 680, ऑप्शन 4 वाला हमारा आंसर होगा। ललुएट सवाल था बिल्कुल। देखो ये हमसे पूछा है कि इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। इसको सिंप्लीफाई अगर हमको करना है तो इसको अगर मैं बाहर निकालूं, 6 संख्याओं के बाद 0, 6 संख्या बाद मतलब कि पॉइंट के बाद 6 संख्याएं, तो ये हमारा कट जाएगा, पॉइंट कट जाएगा, ठीक है ना, पॉइंट कट जाएगा और हमारे पास रूट का 12,321/1369 बचेगा। ओके, इसको अगर मैं बाहर निकालूंगी तो ये है हमारा 1 इंटू 1, ठीक है, ऊपर वाला रूट में, और ये जो हमारा नीचे वाला है ये है हमारा किसका, ये है 35 का करूंगी तो 1225 37 का आएगा, ठीक है ना,
37 इंटू 37। देखो मैं लगभग में चली जाती हूँ, मेरे को भी स्क्वायर याद नहीं रहता ना, तो नियर बाई में मैं चली जाती हूँ। तो ये 37 इंटू का 37, बाहर जब आएगा तो कितना आ जाएगा 111 इंटू का 37। तो 3 3 का 9, 7 21, 3 आ जाएगा और ये 3 आपका आंसर है। ठीक है, ये 4 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने नियर बाई में, जैसे मुझे भी याद में, तो संख्या, ये संख्या देख के मैंने पता कर लिया कि ये जो है 111 इंटू 111 बन रहा है, 111 का स्क्वायर है ये। 111 का मल्टीपल 111 से करेंगे तो बहुत आसान होता है। देखो 111 इंटू का 111 करना है, तो पहले इसको लिखो 1, फिर इन दोनों को ऐड करो 2, फिर इन तीनों को ऐड करो, इसको भी ले लो तो फिर 3 आ जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड करो 2, फिर 1 बचा है, इसको लिखो, ये आपका आंसर। समझ रहे? यही तो है ये, और क्या है। इसको हटा दो, चलिए इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। देखो, किसी वस्तु को 6,833 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत, 6,833 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 1,447 रुपए में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। 45% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु किस मूल्य पर बेचनी चाहिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो यहाँ से सीपी बराबर क्या आ जाता है, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन कराए थे, बहुत सारे कराए हैं प्रॉफिट लॉस में, आप जाकर के वहां पर देखेंगे। तो सीपी बराबर होता है, इन दोनों को ऐड कर लो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 6833 प्लस का 1447। और ऐसा हम क्यों करते हैं ये भी वहां पर मैंने आपको डिटेल में समझाया है। आपको बहुत डिटेल में समझना है तो एक बार प्रॉफिट लॉस की क्लास को आप देखेंगे और आपको सारी चीजें फिर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका 10 का 0 कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, 7 और 1 8 आ जाएगा, और 8 4 12 के 2 कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, 7 और 1 8 आ जाएगा, बटे में 2 करेंगे तो 4 और 1 और 4 और 0 ये आ जाएगा। 45% के लाभ पर हमें वस्तु बेचनी है, तो एसपी क्या आ जाएगा, 4,140 का 45% मतलब कि 145% हमें इसका चाहिए। ठीक है, यही चाहिए। अब यहाँ से 0 से 0 और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 9 45, 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 और फिर ना जाने का 0, 2 7 14 और 9 7 63, 3 आएगा लास्ट में, 3 एक ही जगह पर दे रखा है, इसका मतलब 6003 ये आपका आंसर है। ठीक है, 207 इंटू का 29 करेंगे तो 9 7 63, 3 लास्ट में आएगा आपका, और सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो, यदि 36 तथा जेड का तृतीय अनुपाती 4 है तो जेड का धनात्मक मान क्या होगा। तो इसमें फॉर्मूले आप लिख लो, वैसे तो मैंने कई बार लिखवा दिए हैं। मीन प्रोपोर्शनल अगर हमसे पूछा है तो वो होता है, ए बी संख्याएं दे रखी होंगे, ए लिख जाओ बेटा, ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, मध्य अनुपाती, वो होता है अंडर रूट के ए बी। ए बी का तृतीय अनुपाती, ए बी का थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, ए बी का थर्ड प्रोपोर्शनल वो होता है हमारा बी स्क्वायर बट्टे ए, और ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल और वो होता है हमारा बी सी बट्टे ए। ये तीनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, बी सी बट्टे ए। अब मेरे से पूछा है 36 और जेड का तृतीय अनुपाती 4 है, थर्ड प्रोपोर्शनल 4 है, इसका मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर मतलब कि जेड का स्क्वायर बट्टे में 36 इक्वल टू 4। तो यहाँ से जेड स्क्वायर बराबर 4 इंटू का 36 इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 6 दूनी 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर जाएगा, जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, और ये आपका आंसर होगा, जेड इक्वल टू 12। ऑप्शन सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने फॉर्मूले, जहाँ फॉर्मूलों की जरूरत है वहाँ आपने याद करने ही पड़ेंगे, जहाँ फॉर्मूल जरूरत नहीं है वहाँ आपने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये 8 अंकीय संख्या ये हमको दे रखी है, 6 से विभाज्य है तो p का अधिकतम मान क्या होगा। अब 6 से विभाज्य है तो 6 क्या होता है, 6 होता है हमारा 3 और 2 का मल्टीपल, मतलब संख्या जो है 2 और 3 से डिवाइड होनी चाहिए। 2 का रूल क्या कहता है कि लास्ट में या तो 0 या फिर 2 का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए, 2 4 6 8 या 0। अब लास्ट में 2 दे रखा है तो संख्या 2 से तो पूरी डिवाइड होगी। अब मुझे 3 से चेक करनी है। 3 का नियम कहता है कि संख्या जो दे रखी है उसके अंकों का सम जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो अंकों का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो मैं
3 के मल्टीपल के पेयर बना देती हूँ, 9 9 के पेयर बना देती हूँ। 9 का बनाऊंगी, 9 कट जाएगा, 5 और 4 9 कट जाएगा, फिर उसके बाद 4 और 4 8 बचेगा। अब 8 प्लस का p जो है वो डिवाइड होना चाहिए 3 से, और p की मुझे अधिकतम वैल्यू रखनी है। तो अधिकतम वैल्यू p ऑप्शन पे जाऊं तो अधिकतम 8 है, 8 और 8 16 होगा, तो 8 नहीं रख सकती, तो फिर मैं 7 ले लूंगी, क्योंकि ये कितना आ जाएगा 15, और 15 जो है 3 से डिवाइड होता है, इसका 5 गुना है 3 का, ठीक है ना। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। p की वैल्यू में क्या रख सकती हूँ, 7 रख सकती हूँ, ठीक है। चलिए, जब 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 217 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 217 रुपए है। प्रिंसिपल हमसे पूछा है, तो साधारण ब्याज में यहाँ पर SI लिख लूँ और यहाँ पर मैं CI लिख लूँ। तो साधारण ब्याज तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू का टाइम होता है, तो 10% इंटू का 3 करेंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा। अब CI में क्या करते हैं हम, सक्सेसिव लगा के ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10% प्लस का 10% प्लस का 10 इंटू का 10 बट्टे 100, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा हमारे पास में 20 और 21%, प्लस का 10% एक बार और ऐड करना है इसमें, ठीक है ना। तो 21% प्लस का 10% प्लस का 21 इंटू का 10 बट्टे 100% करेंगे तो 31 और 2.1 33.1%। ये फाइनल आ गया हमारा CI का, ठीक है ना। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लें तो कितना आ जाएगा 3.1%, और इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 217। तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% होगा, तो 100% बराबर ये कितना गुना है इसका, ये इसका कितना गुना है, तो 7 21 मतलब कि 70 गुना है। तो इधर करेंगे तो 7000 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 वाला, ठीक है। इधर भी कितना गुना करना पड़ेगा, हमें 70 गुना करना पड़ेगा। बस बात खत्म। फॉर्मूला नहीं लगाया हमने, क्योंकि फॉर्मूला के लिए हमें D2 भी निकालना पड़ता। फॉर्मूला अभी आप लिख लो, D2 इज इक्वल टू 2 वर्ष का अगर हमसे पूछा है तो उसको हम D2 बोलते हैं, और वो होता है P इंटू R स्क्वायर बट्टे 10,000। अगर D3 पूछा है, D3 हम 3 साल के डिफरेंस को बोलते हैं, वो होता है D2 3D2 प्लस D2 का R%। तो 3 साल के लिए मुझे D2 भी निकालना पड़ता, इसलिए मैंने नहीं किया, ठीक है। और केवल तीसरे साल का अंतर D3, केवल तीसरे साल का SI/CI का अंतर वो होता है 2D2 प्लस D2 का R%। ये तीनों फॉर्मूले आप चाहे तो याद कर सकते हैं। चलिए, एक फैक्ट्री में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 14,000 है, 80 कुशल श्रमिकों का औसत वेतन 15,000 है और शेष श्रमिकों का औसत वेतन 12,000 है। फैक्ट्री में श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। सभी श्रमिकों का औसत वेतन 14,000 है, 80 कुशल श्रमिक है उसका 15,000 है, और बाकी के जो है शेष श्रमिक जो है उनका 12,000 है। तो एलिगेशन से लगा दे, सॉल्व करा दे इसको। सभी का कितना है हमारे पास 14,000, और जो कुशल श्रमिक हैं 80, उनका कितना है 80 में यहाँ से नहीं, यहाँ से ले लेती हूँ, ठीक है ना। यहाँ से आप 0 0 हटा के रेशियो तो आना, तो 3 3 0 सभी से हटा दो, यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा दो, और यहाँ से भी हटा दो, ठीक है। मैंने हटा दिया 3 3 0, हमें रेशियो लेना है ओनली। तो मैंने लिया 14, और 80 जो कुशल श्रमिक हैं मैंने यहाँ लिखा 15, और यहाँ मैंने लिखा 12, और बाकी जो शेष है उनको मैंने x मान लिया, ठीक है। अब मैं इस पर एलिगेशन लगाऊं तो यहाँ पर 14 में से 12 जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर 1 बचेगा। अब 2 की वैल्यू अगर हमारे पास 80 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। x बराबर कितना होगा हमारे पास 40। टोटल श्रमिक हमसे पूछा है, तो 80 यहाँ पर है हमारे पास, और 40 ये आए, कितने आ जाएंगे 120, और ये आपका आंसर होगा। आपको 0 0 लिखने की आवश्यकता नहीं थी, रेशियो में यहाँ पे 0 0 चिपकाते वो कट जाता, तो हमने वहीं पे काट दिया उसको। तो 120 4 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, एक दुकानदार ने 560 रुपए प्रति दर्जन, 560 रुपए प्रति दर्जन की दर से 83 दर्जन वस्तुएं खरीदी। उसने उनमें से प्रत्येक को 49 रुपए की दर से बेचा, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब देखो, एक दर्जन की जो वैल्यू है वो है 560 रुपए, और एक वस्तु की वैल्यू 49 है, ये क्या है CP,
ठीक है। तो एसपी कितना आ जाएगा, एक दर्जन का जो एसपी होगा वो होगा आपका 49 इंटू का 12, ठीक है। 12 चौक 48 और 12 निम्मा 108, तो ये कितना आ जाएगा 588, ठीक है जी। एक दर्जन का एसपी कितना आ गया 588, सीपी कितना है हमारे पास 560 और एसपी कितना है 588। प्रॉफिट कितने का हुआ है हमारे पास 28 का हुआ है। ये जो 28 है वो 560 का कितना परसेंट है ये हमसे कहा जा रहा है तो कितना परसेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5%, ठीक है। कितना आ जाएगा 5%, और ये आपका आंसर होगा 5%। ऑप्शन फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए, सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 2:3 है। क्रमशः 15,000 और 9,000 की बचत करते हैं। यदि उनके व्यय का अनुपात 12:19 है तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय ज्ञात करें, ये हमसे पूछा जा रहा है। मैं अगर इनके इनकम की बात करूं तो इनकम है 2:3 में, ठीक है। और इनका एक्सपेंडिचर की बात करूं तो एक्सपेंडिचर है 12:19 में। सेविंग अलग अलग है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, ठीक है। ये बचाते हैं भाई साहब 15,000 रुपए और ये बचाते हैं 9,000 रुपए, ठीक है। टोटल सेविंग की अगर हम बात करें तो 24,000 रुपए। टोटल जो सेविंग है वो कितनी आ जाएगी 24,000 रुपए, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट लगाएं तो 12 तिया 36 और 19 दूनी 38, दोनों का यहाँ से हम क्या करें डिफरेंस अगर ले तो कितना आ जाएगा 2 का, और इस 2 की वैल्यू क्या होगी 19 का मल्टीपल अगर 15 के साथ करें हम तो 19 पंजो 95, कैरी लेंगे 9 और 19 और 9 कितना होगा आपका 28, मतलब 285। इधर अगर करें तो 12 निम्मा 108, ठीक है। और 3 जीरो है तो 3 जीरो तो इधर आएंगे ही, डिफरेंस लेंगे हम तो 3 जीरो तो आएंगे ही, साथ में इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 15 में से अगर 8 जाएगा तो 7 और 7 और यहाँ पर 177, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब 2 की वैल्यू अगर ये है तो इनकम की बात करें, दोनों की इनकम कितनी है टोटल 5। इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो सेविंग आ जाएगी। तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 5 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, ये इसका कितना गुना है तो 2 अट्ठे 16, एक बचेगा, फिर 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, इतना गुना है। तो 0 0 5 25, कैरी लेंगे 2, 8 5 40 और 2 42, 4 8 5 40 और 4 44, ये आ जाएगा। इसमें से हम 24,000 अगर माइनस कर दें, कितना 24,000, तो हमारे पास क्या बचेगा, दोनों का व्यय एक्सपेंडिचर आ जाएगा। एक्सपेंडिचर कितना होगा 0 0 5 और ये 12 में से 4 जाएंगे 8 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा और ये 41 85, ऑप्शन सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये एक्सपेंडिचर आ जाएगा। हमने क्या किया, हमने क्रॉस प्रोडक्ट लगाया था। इनकम लिखी दोनों की, सीमा और दर्शन, यहाँ आप लिख भी सकते हैं, ये सीमा है और ये दर्शन है, ठीक है। दोनों का नाम भी लिख सकते हैं आप। दोनों की इनकम लिखी, फिर दोनों का एक्सपेंडिचर का रेशियो लिखा, दोनों बचाते हैं। इनकम में से मैं खर्चा माइनस कर दूं तो मेरे पास सेविंग बचेगा, तो मैंने नीचे सेविंग लिखा, फिर इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाया। क्रॉस प्रोडक्ट इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे, इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस लेंगे, 2 आ गया। इस 2 की वैल्यू क्या होगी, इसका मल्टीपल इसके साथ, इसका मल्टीपल इसके साथ, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो जो भी डिफरेंस आएगा वो 2 की वैल्यू होगी। 2 की वैल्यू अगर ये है तो 5, दोनों की इनकम है, 5 की वैल्यू ये आ जाएगी। अगर मैं टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंडिचर वो सेविंग को माइनस कर दूंगी तो टोटल एक्सपेंडिचर मेरे पास आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप, नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको मैंने टेक्निक बता ही रखी है कि सिर को थोड़ा सा जोर से दीवार में मारने का, याददाश्त बची रहे, बाकी पूरी दिमाग की नसें हिल जानी चाहिए, है ना। चलिए, 3 संख्याओं का अनुपात 20:14:6 है। यदि पहली संख्या, सीरियसली मत मान लेना चोट वोट लग जाए फिर मेरा नाम पे FIR कराते फिर कि नहीं मैम ने बोला था और हमने ऐसा ऐसा कर लिया, है ना। ऐसा नहीं करना बाबा मतलब मजाक में बोलती हूँ, सीरियसली मत ले जाना आप लोग। 3 संख्याओं का अनुपात 20:14:6 है। यदि पहली संख्या का 65% 39 है तो तीसरी संख्या और दूसरी संख्या के अंतर का 50% कितना है। पहले तो रेशियो को छोटा करके लिखेंगे हम, ये 10 आ जाएगा, रेशियो 7 आ जाएगा, रेशियो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। अब पहली संख्या का ये x लिख लें, ठीक है, x लिख लें। पहली संख्या का 10x का 65% कितना है, ये है आपका 39। तो यहाँ से 0 से 0 जाएगा, 13 तिया 39 और 13 पंजे 65 और 5 दूनी 10, x इक्वल टू 3 दूनी 6 आ जाएगा।
संख्याएं कितनी होंगी 60, 6 सत्ते 42 और ये 18, ये आ गया। तो हमसे तीसरी और दूसरी संख्या के अंतर का, तीसरी और दूसरी संख्या का अंतर अगर हम करें तो 22 और 2 24 आ जाएगा। अंतर का 50% हमसे पूछा है तो ये 12 आ जाएगा और ये आपका आंसर है। 12 ऑप्शन फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? चलिए, नो प्रॉब्लम होना चाहिए आपके लिए। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका क्या है, इसे आप करेंगे प्रैक्टिस में। मैं बहुत बार करा चुकी हूँ और ऐसे ललुआ सवाल आप मेरे से सॉल्व नहीं कराएंगे बिल्कुल भी। cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, तो 8 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन में 7 ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस का कॉस थीटा। इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये आएगा 8 इंटू का a प्लस बी a माइनस के बी 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा को मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ पर 7 इंटू का 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ और इसको मैं 8/7 इंटू का कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा को कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। तो ये कॉट स्क्वायर थीटा और 8/7 कॉट थीटा बराबर मेरे पास क्या है, ये दे रखा है। तो इसका मल्टीपल कर दूंगी मैं, कितना आ जाएगा 7/8 है, तो 7 इंटू का 7/8 इंटू का 8 है और 8 से 8 जाएगा, 7 से 7 जाएगा, बचेगा कितना 7/8 है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं आया हो तो एक बात समझाती हूँ, 2 फॉर्मूले 2 आइडेंटिटीज 3 आइडेंटिटीज। पहली बार तो यही कंफर्म करती हूँ, सिखाती हूँ, साइन थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर केवल मुझे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, ठीक है। और इसके बराबर मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस का कॉस थीटा और 1 माइनस के कॉस थीटा, जो कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बराबर मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिखा था। अगर केवल मुझे कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा में ले सकती हूँ और इसके बराबर 1 प्लस का साइन थीटा और 1 माइनस के साइन थीटा ये मैं लिख सकती हूँ। अब यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसको मैंने कॉट स्क्वायर कैसे लिख दिया। तो ये आपका जो कॉट थीटा होता है इसके बराबर हम कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा भी लिख सकते हैं और इसके बराबर 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं। तो जब हमारा ये स्क्वायर में है तो कॉट थीटा भी स्क्वायर में आ जाएगा, इसलिए हमने लिख दिया था। अभी सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा अगर हमें चाहिए तो हमें देखना पड़ेगा। इसको अगर हम ले लें तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। 25 दूनी 50, अब 21 दूनी 42, 1/2 मतलब ये इससे छोटा होगा तो ये तो नहीं होगा, सबसे बड़ा छोटा पूछा है। 17 दूनी 34 से ज़्यादा है तो ये भी सबसे बड़ा नहीं होगा। ये होगा 20 दूनी 40 से छोटा है तो ये वाला आपका सबसे बड़ा होगा। डबल से छोटा है ना, ये डबल से बड़ा है तो छोटा, डबल से बड़ा है तो छोटा, सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा ये होगा। कंपेरिजन कर लो आप दोनों में। पहला वाला था 1/2 और 1/2 और ये कितना आ जाएगा 10/4 से काट सकते हैं, 4 पन्ना 20 और 4 निम 36। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 9 एक 9 और इधर करेंगे तो 5 दूनी 10। जहाँ बड़ा है ऊपर वाला वही संख्या बड़ी होती है, तो 5/9 बड़ा होगा, इसका मतलब ये बड़ा होगा। आपने क्या करना है, कंपैरिजन कर लेना है। अगर आप देखो, ये तो मैंने अपने तरीके से कर दिया। सभी में अगर कंपैरिजन करना है तो पहले छोटा करके लिख लो। पहले वाले को हमने 1/2 लिखा, ये 3 से कट रहा है तो 7 से 21 और 15 आ जाएगा नीचे। दूसरा वाला किसी से नहीं कट रहा है तो 17/42 ही रहने दो इसको। तीसरा वाला 4 से कट रहा है, 4 पन्ना 20, 4 ने 36 लिख लिया, ठीक है, मैंने लिख लिया। सबसे बड़ा मेरे को छाटना है तो क्रॉस मल्टीपल करते चलो। इधर करोगे 15, इधर करोगे 14, तो ये कट गया आपका, ये छोटा आ गया इससे, ये बड़ा है। अभी तक मेरे पास 1/2 बड़ा है। फिर इसका इधर करो 42 आ जाएगा इधर, और इधर करोगे 17 दूनी 34 आएगा। तो 34 छोटा है 42 से, तो ये भी कट गया, अभी तक यही बड़ा है। फिर इन इसका कंपेरिजन करो, ये 9 एक 9 आ जाएगा और ये 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो ये बड़ा आ रहा है, इसका मतलब बड़ा कौन सा होगा 5 और 9 में, ये वाला 5/9 में और 1/2 में बड़ा कौन सा होगा, ये वाला बड़ा होगा। क्रॉस मल्टीपल करके हम ये चेक कर लेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से करा रखा है, किसमें, फ्रैक्शन वाले टॉपिक में अलग से मैंने कराया है ये, ठीक है। उसमें जाके आप देखेंगे और वहाँ से ये सीखेंगे। अलग से कराया है मैंने ये सिलेबस में तो मैंने कराया, ये सिलेबस में ही कराया, अलग से नहीं कराया, सिलेबस में कराया है और बहुत अच्छे से कराया है। चलिए, एम एन के व्युत्क्रमानुपाती है। एम जो है वो एन के व्युत्क्रमानुपाती है। एम 18 है तो एन 21 है, एन 27 तो एन कितना होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। एन की बात करें तो एन
21 से कितना हुआ है, 27 हुआ है, तो m कितना होगा, विद्युतमान पाती है तो 27 से 21 होगा। ठीक है जी, ऐसा ही होगा। अब जब n 21 था तो m 18 था, मतलब कि इसकी वैल्यू हमारे पास 18 थी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से सॉल्व करें तो 9 3, अरे भैया हटाना नहीं है, लो ऐसे ऐसे नहीं करना है भाई, 9 3 27 और 9 दूनी 18, ये इसका कितना गुना है, 7 गुना है, तो इधर भी कितना हो जाएगा, 7 गुना, 7 दूनी 14 आ जाएगा, और ये आपका आंसर होगा। जब n 27 होगा तब m 14 हो जाएगा, और ऑप्शन 4 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? हमसे कहा गया था कि m जो है वो n के वृत्तकुमानुपाती है, मतलब कि m = 1/n है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वृत्तकुमानुपाती का मतलब होता है। तो आप ऐसे ही लिख लो इसको, जैसे मैं नीचे लिखा है, नहीं तो आपकी अंतरात्मा रोती रहेगी, मैम अपने हिसाब से कुछ भी लिख के निकल जाती है, तरीके से नहीं लिखती है, मैं तरीके से लिख दिया है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 87 से विभाज्य है? अब 87 से विभाज्य, इसका मतलब क्या होगा, 87 जो है किसका मल्टीपल होता है, 87 होता है आपका 29 × 3 का। ठीक है ना, 60 9 27, 29 × 3 है, तो 29 × 3, तो मैं 3 का चेक कर लूँ, जो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी वो 29 से भी डिवाइड हो जाएगी, मतलब 87 29 × 87, ये 29 × 3 है ये वाला। तो जो संख्या, अगर कोई संख्या 87 से डिवाइड है, तो जो संख्या 3 से डिवाइड हो रही होगी वो 29 से भी डिवाइड होनी चाहिए, अगर 87 से डिवाइड है तो। ठीक है, चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि दो संख्याएं 3 से डिवाइड हो रही हूँ, तो फिर मुझे 29 से भी चेक करना पड़ेगा उसे डिवाइड करके, है ना। तो पहला देखो, तो ये आपका 7 और 9 और 3 हो रही है, ये तो हो रही है, ये 9 9 होगा, 7 नहीं होगी 3 से डिवाइड, ये चला गया, 7 और 7 14 और 15 4 19 नहीं होगी, ये भी चला गया, 7 और ये 8 10 16 नहीं होगी, ये भी चला गया, यही है आपके 3 से केवल एक ही संख्या डिवाइड हो रही है, एक ही संख्या डिवाइड हो रही थी तो हमने टिक कर दिया। अगर 2 संख्या या 2 से 3 संख्या ऐसी हो रही होती जो 3 से डिवाइड, सारी संख्या 3 से डिवाइड हो रही होती, तो फिर हम किस पे जाते, 29 से जो संख्या डिवाइड हो रही होती उसको फिर हम चेक करते। ठीक है, अभी हमने 3 का चेक कर लिया, क्योंकि एक ही संख्या 3 से डिवाइड हो रही थी, तो जल्दी से हम अपना आंसर टिक करके आगे बढ़ाएंगे। चलिए, बट करना ही पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं लगा सकते इसके अलावा। एक इलेक्ट्रिक पंप जो है 1 घंटे में, क्या पढ़ रही हूँ मैं, एक इलेक्ट्रिक पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है। टैंक में रिसाव के कारण टैंक को भरने में 5 सही 1/2 घंटे लगते हैं। यदि इस अवधि के दौरान किसी अन्य बिंदु से पानी टैंक में न आता है और ना ही बाहर जाता है, तो इस रिसाव से पूरे टैंक कितने घंटे में खाली हो जाएगा, कितने समय में खाली हो जाएगा, ये हमसे कहा जा रहा है। मतलब जो रिसाव है वो पूरे टैंक को कितने टाइम में खाली कर देगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो मान लो कि ए है जो पानी को भरता है, 3 घंटे भर देता है। एक टैंक में रिसाव के कारण टैंक को भरने में 5 से 1/4 घंटा लगते हैं, मतलब ए माइनस का बी को मैं मान लेती हूँ कि बी खाली करता है, तो 5 और 20 और 21/4 घंटे का समय लगता है। टैंक की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, इनका एलसीएम आ जाएगा 63, 3 से काटोगे तो 21 बार जाएगा, और 21 से काटोगे 3 बार जाएगा, 3 चौक 12, ये आ जाएगा। ठीक है, ओके जी, 21 मतलब क्यों 21 आ जाएगा, 3 से कटेगा 21, हमने गलत लिख दिया, 21 तो कटेगा ना 3 से भी, तो एलसीएम 21 आ जाएगा, हम 21 लेंगे, 63 क्यों लेंगे, 21 आ जाएगी कैपेसिटी। ठीक है ना, अब 3 से काटोगे तो 7 बार जाएगा, 21 से काटोगे 1 बार जाएगा, फिर 4 × 4 ये आ जाएगा। अब ए की जो इफिशियंसी है वो 4 है, तो बी की इफिशियंसी कितनी होगी, वो 7 है, तो बी की इफिशियंसी कितनी होगी, 3 होगी, 7 में से 3 जाएगा तो फिर हमारे पास 4 बचेगा। अब हमसे कहा जा रहा है कि रिसाव जो है पूरे टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। रिसाव कौन है, बी है, और बी की इफिशियंसी 3 है, 3 की इफिशियंसी से 21 लीटर पानी बाहर निकालना है, कितने घंटे लगेंगे, 7 घंटे लगेंगे, और ये आपका आंसर होगा 7 घंटे। ऑप्शन सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कुछ कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो एक बार और समझा देती हूँ। एक टैंक है, उसमें एक भरने वाला पाइप लगा हुआ है, वो अगर अकेला खुला रहता है तो 3 घंटे में भर देता है। एक उसमें रिसाव है, नल खोल दिया गया है और साथ में नल खोला है तो पानी टैंक में जा रहा है और रिसाव के थ्रू कुछ पानी बाहर भी आ रहा है, तो दोनों काम कर रहे हैं, तो टैंक को भरने में 5 से 1/4 घंटे का समय लग रहा है। तो हमने कहा कि ए भरने वाला है और बी खाली करने वाला है, और ए और बी दोनों एक साथ जब लगते हैं
तो 21/4 घंटे में टैंक जो है 21/4 घंटे लगते हैं। तो हमने यहाँ से इनकी इफिशियंसी निकाल ली। ए की इफिशियंसी 7 है, तो 7 में से ऐसा क्या माइनस करूँ कि 4 आ जाए, तो 3 माइनस करो 4 आ जाएगा। तो बी की इफिशियंसी 3 आ गई। बी की इफिशियंसी 3 है, पूरा टैंक खाली करेगा, जो कि टैंक में 21 लीटर पानी आता है, तो 3 की इफिशियंसी से उसको 7 घंटे का टाइम लग जाएगा। चलो, स्थिर जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति 75.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान तक नाव चलाता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय घंटों में ज्ञात करें। तो 75.6 किलोमीटर धारा की दिशा में जाएगा तो चाल ऐड हो जाएगी, मतलब 14, और इतना ही उसने वापस आना है, तो वापस आएगा विपरीत दिशा से आएगा, तो डिफरेंस लेंगे, 9 और 5 का डिफरेंस 4 आ जाएगा। टोटल टाइम कितना होगा आपका, 14 पंजो 70 और 14 चौका 56 और 4 एकन 4, 3 बचेगा, 4 8 32, 4 9 36, और दोनों को ऐड कर दूं 18 और 5 कितना होगा आपका 23, और ये 24.3 घंटे का समय लगेगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा 24.3 घंटा। ऐसे लल्लूएस्ट सवाल किसने डाल दिया है इस पीडीएफ में, ऐसे नहीं करना है, अच्छे अच्छे सवाल डालने हैं। 2019 में अमित की आय 22,000 थी, उसकी आय में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। 2021 में उसकी आय कितनी थी, ये हमसे कहा जा रहा है। 2019 में अमित की आय 22,000 थी, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है प्रतिवर्ष, और 2021 में आय कितनी होगी ये हमसे कहा जा रहा है। 2019 से 2021 तक 2 साल का समय होगा, 2 साल का समय होगा, तो 22,000 अगर 2019 में थी और 20% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हो रही है, तो कितनी हो जाएगी भाई, पहली साल में 120% होगी, फिर दूसरे साल में 120% होगी, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे 3 जीरो से 3 जीरो और ये पूरे 4 जीरो खल्लास। फिर उसके बाद इसको मल्टीपल करेंगे 144 और 0 आ जाएगा, फिर इसका मल्टीपल करेंगे तो 8 8 और 2 और 0 इंटू का 11, ये हो जाएगा आपका 0 8 16 के 6 680, एक भी दे रखा, ये आपका आंसर होगा, और लास्ट में यहाँ पर ये शुरू में 31 आ जाएगा। ठीक है जी, ये होगा आपका आंसर। और आसान था सवाल, आप इसको रेशियो से भी कर सकते थे, जैसे कि सीआई का करते हैं ना सवाल, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 1/5, तो हम कहेंगे कि 1 साल में 5 से 6 होगा, तो 2 साल में कितना होगा, ये 25 से 36 होगा। ठीक है जी, 25 की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 22,000, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 31,680, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी कर लो, सॉल्व करके देख लेना आप इसको। आकाश ने एक वस्तु को 21% की हानि पर बेचा, यदि उसने वस्तु को 8% कम में खरीदा होता और उसे 198 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये हमसे पूछा है। 21% की हानि पर बेचा है पहले, दूसरी लाइन में हमसे कहा गया है यदि उसने वस्तु को 8% कम में खरीदा होता और 198 रुपये अधिक में बेचा होता तो 5% का लाभ होता। ठीक है, मैंने कहा कि सीपी अगर मैं 100 मान लूँ, 100x कर देती हूँ, तो 21% की हानि पर बेचा गया है, इधर मैं सीपी लिखती हूँ, सीपी लिखना है बाबा रे क्रय मूल्य, और इधर मुझे एसपी लिखना है। ठीक है, मैंने कहा कि 100x में खरीद करके 21% की हानि मतलब कि 79x में अगर बेच देता है, और दूसरी लाइन में यदि उसने वस्तु को 8% कम में खरीदा होता, 8% अगर कम में खरीदा होता, इसका मतलब कितने में खरीदा होता, 92x में खरीदा होता। ठीक है ना, 8% कम में खरीदा होता और इतने रुपए अधिक में बेचा होता, कितने रुपए अधिक में बेचा होता, 198 रुपए अधिक में बेचा होता, तो उससे 5% का लाभ होता, 5% का लाभ होता। इसका 5% कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45 और 5 दूनी 10 मतलब के 4.6 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 4 ऐड करेंगे 96.6, ठीक है, ये आ जाएगा 96.6x इसमें बेचा होता, तो उसे 5% का लाभ होता, मतलब यहाँ 5% का लाभ हो रहा है। लाभ हो कितना कर रहा है, पहले उसने 79x में बेचा था, अब कितने बेचा है, 96.6x में बेचा है, कितना अधिक में बेचा है, तो आप कहेंगे
कि 16 और एक 17.6, 17.6x अधिक में बेचा है, 17.6x अधिक में बेचा है, और यहाँ कितने अधिक में बेचा है, 198x, 198 में, ठीक है ना। ये तो क्रय मूल्य हमसे पूछा है, क्रय मूल्य कितना माना है हमने, 100x, तो 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉइंट अगर हटा लूँ, यहाँ 0 लगा लूँ, तो ये कितना आ जाएगा, मैंने गलत तो नहीं कर दिया है, कहीं गलत तो नहीं किया है जी, तो फिर मुझे काटना पड़ेगा, 4 से काट सकते हैं क्या हम, 4 से काट सकते हैं, ठीक है, 4 से इसको मैं काटूँ, 4 के अलावा 11 से काट सकते हैं, 11 से काटेंगे, 11 से काटे तो 11 एकन 11, 11 छक्के 66, और 11 एकन 11, 11 8 88, और इसको काट दिया मैंने, इसको काट दिया, उसके बाद में 4 से अब काटती हूँ, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 4 पन्ना 20, फिर ये 4 का 25 गुना है, तो इधर भी कितना होगा, 25 गुना होगा, तो 25 पंजे 125, 5 आएगा लास्ट में, 1125 एक ही जगह दे रखा है, नहीं 5 तो यहाँ भी दे रखा है, लेकिन वो वाला आंसर होगा 1125, ठीक है ना। ये 25 चौका 100 मतलब कि 1000, और 25 पंजे 125 मतलब कि 1125, ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा, पहला वाला आपका राइट आंसर होगा। हमसे कहा गया था कि किसी वस्तु को हमने 100x में खरीदा है, 21% की हानि पर बेचा है, मतलब 79x में बेचा है, अगर हमने 8% कम में खरीदा होता, मतलब 92x में खरीदा होता, तो 5% का लाभ होता, अगर हम 198 रुपये अधिक में बेचते, 5% का लाभ ऐड किया, 96.6x आया, कितना अधिक में बेचा है, 17.6x, और इधर 198, मतलब इसकी वैल्यू अगर ये है तो 100x की वैल्यू 1125 आ जाएगी। चलो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है जी, नहीं मध्यानुपाती बताना है, मीन प्रोपोर्शनल हमसे पूछा है, मीन प्रोपोर्शनल के लिए अभी मैंने फॉर्मूले क्या लिखवाया था आपको, कि अगर हमसे ए बी का मीन प्रोपोर्शनल पूछा है तो वो क्या होता है, रूट का ए बी, ठीक है, यही हमने फॉर्मूला लिखवाया था। ये फॉर्मूला घटा दूँ मैं, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको याद होगा ही, एकदम से लो फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा बिगनेस का लेवल है ना, बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं कभी ऐसे बीमार पड़ी नहीं हूँ जितना इस बार हो गया है मेरे को, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बता नहीं सकते आपको सच में ये जो फेस पे मुस्कुराहट आपको दिखती रहती है ना, अंदर से नहीं होती है, सिर्फ बार बार से होती है बिकॉज रखनी पड़ती है, क्लास ले रहे हैं और बच्चे थोड़ा ठीक रहे, अच्छे रूप से पढ़ते रहें, तो पढ़ते रहो अच्छे से, ठीक है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, लाइफ में सेटल होना है। अगर आपके पास एक अच्छी जॉब है, एक अच्छा पैसा कमाते हैं, तो सब आपके हैं, अगर आप पैसा नहीं कमाते हैं, एक अच्छी जॉब नहीं है, तो दूर दूर तक आपके पास कोई अपना नहीं है, और साथ में अगर आप थोड़े अच्छे इंसान हैं, मतलब सच्चाई के साथ जीवन जीते हैं, तो फिर भूल ही जाओ कि कोई आपको इस झूठ की दुनिया में अपना कहने वाला मिलेगा, समझ रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, चलो इधर आऊँगी मैं, क्योंकि मैं भटक जाऊँगी फिर इधर से भटकना नहीं है, अभी इधर ही आना है, ठीक है। देखो हमसे मीन प्रोपोर्शनल पूछा है, तो हम लेंगे अंडर रूट का a इंटू का b, तो ये 21 प्लस का 16 रूट का 2, और ये 16 माइनस के 7 रूट का 2, तो देखो रूट का 2 तो बचना ही है, तो पहला और लास्ट वाला ऑप्शन तो खल्लास हो गया आपका। अब यहाँ आते हैं, तो पहले इसका मल्टीपल इसके साथ कर लेते हैं, तो 16 एकन 16, 16 दूनी 32 और 1 33, और इसका इसके साथ करेंगे अब, तो 7 एकन 7 और 7 दूनी 14 और रूट के 2, प्लस का 16 इंटू 16 करेंगे तो 256 रूट का 2, और प्लस और ये माइनस, ठीक किया ना मैंने, यहाँ पे गलत तो नहीं कर दिया, पहले मैंने 21 का किया था, किसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, फिर मैं इसका किया इसके साथ, ठीक है, अब इसका मुझे इसके साथ करना है, तो 16 सत्ते 112, 112 और रूट का 2 का रूट के 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2, ये आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं सॉल्व करूँ तो ये होगा आपका 2 2 4, मतलब 2 2 और 4, ओके। अब यहाँ से इसमें से इसको माइनस करूँ तो मेरे पास 2 आएगा, फिर 1 आएगा, 1 आएगा, और 112 एक ही में दे रखा है, तो भी आपका आंसर होगा 112 प्लस का 109 रूट का 2, ये आपका आंसर। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 16 में से अगर 7 जाएगा तो 9, और फिर 4 में से 4 जाएंगे 0, और फिर यहाँ पे एक बचेगा तो 109 रूट के 2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1750 रुपए और 4 वर्ष में 3250 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष में 1750 हो जाती है, 4 वर्ष में 3250 हो जाती है। तो मैंने कहा कि 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। 2 वर्ष में ब्याज, साधारण ब्याज में तो केवल ब्याज ही ऐड होता है ना। तो 2 वर्ष में जो ब्याज मिला होगा वो होगा 005 और 1 मतलब कि 1500। 2 वर्ष का ब्याज अगर 1500 है यहाँ से, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा यहाँ से, 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा। 750 ये वैल्यू अपने आप में 100% के बराबर है। तो ये वैल्यू अपने आप में कितने परसेंट के बराबर होगी, ये वैल्यू होगी 25 या 75 मतलब कि 300% के बराबर। ठीक है जी। तो ब्याज होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 300%। ऑप्शन पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं आप तो फॉर्मूला लगाएंगे। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 250। टाइम है हमारे पास 1 साल का। रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 मान ली, ब्याज है 750 1 साल का। इससे इसको काटेंगे, 3 बार जाएगा, 25 3 75 होता है। R बराबर 100 इधर जाएगा तो 300%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ले। एक विक्रेता को प्रति संतरे को 44 रुपए में बेचने पर 78% की हानि होती है। 78% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे प्रति संतरा किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 44 रुपए में बेचता है तब उससे 78% की हानि होती है, मतलब ये 22% की वैल्यू है। ठीक है ना ऐसे नहीं कर सकते, 100% निकालना पड़ेगा, 100%। ठीक है, मतलब ये 22% की वैल्यू। अब मेरे को 78% का लाभ चाहिए तो 78/100 178, क्योंकि 178% चाहिए ना लाभ चाहिए तो 100 से 100 कट जाएगा, इससे ये 2 बार कट जाएगा और 17 दूनी 34 340 और 8 दूनी 16 356 ये आपका आ जाएगा। ये 356 ये वाला आपका आंसर होगा 356। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आंसर। लल्लू सवाल था ना, तो पीडीएफ में लल्लू सवाल नहीं डालने का बाबा, क्योंकि मैन सवाल करवाए जाएंगे इसमें। रॉबर्ट, क्रिस और जेरेमी एक निश्चित कार्य को क्रम से 10, 14 और 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया। रॉबर्ट ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया और कृष्ण ने कार्य पूरा होने से ठीक 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। कार्य पूरा होने में लगे कुल दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, एक रॉबर्ट है, क्रिस है और जेरेमी है, जो अलग अलग कार्य को करते हैं तो 10, 14, 21 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया। रॉबर्ट ने 5 दिन बाद कार्य को छोड़ दिया। कृष्ण ने कार्य पूरा होने से ठीक 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। कार्य पूरा होने में कुल कितने दिनों की संख्या लगी है, मतलब कि जेरेमी ने शुरू से लेकर के आखिरी तक काम किया है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो मैंने रॉबर्ट को R लिखा, क्रिस को C लिखा और जेरेमी को मैंने J लिख लिया। ठीक है, ये अगर अलग अलग काम करते हैं तो ये 10 दिन में कर सकता है, ये 14 दिन में कर सकता है और ये 21 दिन में कर सकता है। मैंने कहा टोटल जो वर्क होगा वो इनका एलसीएम होगा। एलसीएम ले 210, सभी से कट जाएगा तो 210 टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, 10 से काटोगे 21 बार जाएगा, 14 से काटोगे 14 का 14, 14 पंजो 70 और 21 से काटोगे तो 10 बार जाएगा। अब रॉबर्ट ने 5 दिन बाद कार्य को छोड़ दिया, तो मैंने कहा कि रॉबर्ट से 5 दिन कार्य करा लो और इसे भगा दो। तो रॉबर्ट की एफिशिएंसी 21 है, 5 दिन कार्य करेगा और फिर उसके बाद इसे भगा देंगे। 105 इसने काम करा होगा, 105 काम कर दिया होगा इसने 5 दिन में, तो 105 काम ही शेष बचा होगा। अब ये जो 105 काम बचा है ये C ने और J ने करा होगा, क्रिस ने और किसने, जेरेमी ने किया होगा। अब क्रिस के लिए बोला गया है कि काम खत्म होने से ठीक 2 दिन पहले काम छोड़ा है। अगर इसने 2 दिन काम और किया होता तो इसने काम कितना किया होता, 15 दूनी 30 काम इसने और किया होता। अगर ये काम को छोड़ता नहीं और आखिरी तक लगा रहता तो इसने 30 काम और करता। तो मैंने कहा 30 काम जो इसने छोड़ के भाग गया है ये भी इसी से कराएंगे, हम इसको रोक के रखेंगे, तो 30 इसमें और ऐड कर लो। तो अब ये कितना आ जाएगा 135। और अब इन दोनों से काम हम कराएंगे, किससे, क्रिस प्लस के जेरेमी से, और इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 25। 25 की एफिशिएंसी से काम करना है इन्होंने, तो 25 पंजे 125, 10 बचेगा, 25 चौका 100, तो 5.4 डेज का समय लगेगा। 5.4 डेज, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो शुरू से काम छोड़ रहा है बंदा उसके काम को माइनस कर देना है और उसने भगा देना है। जो लास्ट से काम छोड़ रहा है बंदा उसको रोक के रखना है, लास्ट में जितना काम करता है उसको ऐड करके
फिर उससे करा लेना है, ठीक है। फिर हमने दोनों से करा लिया। कृष्ण ने लास्ट से काम छोड़ा था, तो कृष्ण ने, हमने कहा 2 दिन और रुकता तो 30 काम और करता, तो 30 नहीं किया है तो ऐड करेंगे इसमें, तो कराएंगे, ठीक है ना। फिर कृष्ण को भी रोकेंगे जेरेमी के साथ तक, और दोनों से काम कराएंगे। टाइम लगेगा 5.4 डेज का। चलिए आगे बढ़े। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2527 को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। ये है हमारे पास 2527, और ऐसी कौन सी संख्या से मैं गुणा करूं कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। अब मैं x संख्या से गुणा करूं तो x इसमें भी तो इंक्लूड होगा, तभी तो मैं x इंटू एक्स करूंगी, तभी तो स्क्वायर बनेगा ना बाबा, समझ रहे हो। तभी तो इसको मैं एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो मैंने कहा x यहाँ है तो x यहाँ भी होनी चाहिए। अब 15 तो x नहीं हो सकती है, क्योंकि 15 है तो यहाँ 5 होना चाहिए, यहाँ पर 5 नहीं है। या फिर मान लो कि यहाँ 2 भी होता तो 0 होना चाहिए था, नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब 7 लो यहाँ पर, तो 7 इसमें होना चाहिए। 7 देखें तो 7 तिया 21, फिर 4 बचेगा, 7 पन्ना पति 7 की 42, 7 देगा 7, 361 है। 361 इंटू 7 है इसमें, तो x की वैल्यू में 7 और ले सकते हो। x इक्वल टू कितना रख सकते हो, 7। तो ये आपका 361 क्या है, 19 इंटू का 19, और ये 7 इंटू का 7 इक्वल टू 19 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा स्क्वायर बन जाएगा किसका, 19 सत्ते कितना होगा आपका 133, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे 7 में 63 कैरी लेंगे 6, और 7 और 6 कितना होगा आपका 13, 133 का स्क्वायर बन जाएगा ये। ओके जी। बट ये आपसे पूछा नहीं है, आपसे इतना पूछा है कि कौन सी संख्या से इसमें गुणा कर दें कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो ऑप्शन छांटने का तरीका क्या कहता है कि x अगर यहाँ है तो यहाँ भी तो x इंक्लूड होगा, तभी तो स्क्वायर बनेगा। तो क्या क्या नहीं हो सकता है वो हमने हटाया कि 5 तो आएगा ही नहीं किसी भी कीमत। 5 अगर है तो लास्ट में 5 आना ही चाहिए स्क्वायर अगर बनेगा तो, समझ रहे हो। तो हमने कहा ये तो होगा नहीं, तो फिर हम दूसरे ऑप्शन पे गए 7 पे, तो हमें मिल गया। तो हमने कहा यही होगा फिर तो। चलिए अब 7 इसमें भी है, 7 या 21, लेकिन 3 यहाँ नहीं है। 19 हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 19 इंटू 7 है ये, तो हम केवल 7 ले सकते हैं x की वैल्यू, समझ रहे हो, ये ले सकते हैं और ले। चलिए 2, 8 और 12 के चतुर्थ अनुपाती, 9 और 4 के मध्य अनुपाती के बीच का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से हम फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालेंगे, वो आ जाएगा 8 इंटू का 12/2, तो 12 चौक 48 ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम मध्य अनुपात निकालेंगे, इनका हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाला और इनका हमने मेन प्रोपोर्शनल निकाला, तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, अंडर रूट का 9 इंटू का 4, 9 चौक 36 का मतलब 6। अब रेशियो हमें लेना है तो 48/6, ये होगा 8:1, और ये आपका आंसर होगा। बस इतनी सी बात थी। कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 संख्याएं 5/20, 8/16, 8/14 के अनुपात में है। सबसे बड़ी वाली जो संख्या है वो सबसे छोटी वाली संख्या के, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच, ये बीच लिखा होगा, ठीक है। अंतर जो है 54 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। तो इसको मैं सही से लिखूंगी 1/4, 1/2, और ये 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, ठीक है। अब सबसे बड़ी संख्या तो ये होगी और सबसे छोटी संख्या ये होगी। आप चाहे तो इसको रेशियो में सही से लिख लें, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे इन नीचे वाली संख्याओं का, कितना आ जाएगा 28, 28 से मल्टीपल करेंगे तो 4 सत्ते 28, और 2 से काटेंगे तो 14 दूनी 28, और 7 चौक 28, 4 चौक 16। अब मिली आपको सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। डिफरेंस लेंगे 9, इस 9 की वैल्यू हमारे पास 54 है, तो बड़ी संख्या क्या है हमारे पास 16, 9 छिक्के 54, और 16 पंजो 80, 16 छिक्के 96, ये 96 क्या होगा आपका राइट आंसर। कोई भी क्वेश्चन समझ में अगर नहीं आए क्या करना है, अपन से पूछ लेने का है, ठीक है। 96 अपनी हालत खराब हो रही है और ज़्यादा खड़े नहीं हो पाऊंगी, बट कोशिश करती हूँ जब तक खड़े रहने की, क्योंकि क्वेश्चन सभी बचे हुए हैं, 8-9 क्वेश्चन बचे हैं। आई विल ट्राई कि सारे सॉल्व कराओ। एक खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पर 22% की छूट देता है। 26% का लाभ अर्जित करने के लिए 780
क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। सीपीए हमारे पास 780 रुपए। 26% का लाभ भी अर्जित करना चाहता है तो बेचेगा कितना, 126% में बेचेगा। अब बेचते समय उसने 22% की छूट भी देनी है तो मार्क्स प्राइस कितना रखेगा, 100 बटे ये इसकी वैल्यू होगी 78% की वैल्यू होगी। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है। ये हमारा क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य। इससे से काटोगे 10 बार जाएगा, फिर इस 100 से ये 100 और 1260 ये आपका मार्क्स प्राइस आ जाएगा। एक लाइन में सेट करना है फिर सॉल्व कर देना है। चलिए नेक्स्ट, दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5%, 6.5% की वार्षिक दर से ऋण देते हैं। केशव प्रत्येक बैंक से 2 लाख रुपए की राशि उधार ली है। केशव द्वारा 2 वर्ष के बाद दोनों बैंकों को भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात करें। तो साधारण ब्याज है तो बहुत आसान है। तो पहला है 3.5% इंटू 2 वर्ष के लिए, तो ये 7% टोटल ब्याज मिला होगा। दूसरा है 6.5% 2 वर्ष के लिए, तो ये 13% ब्याज मिला होगा। अंतर अगर हम ले तो ये 6% आ जाएगा। किसका, ये जो 2 लाख है इसका 6% अंतर आ जाएगा ब्याज का। ठीक है जी, यही तो हमसे पूछा है कि ब्याज में कितना अंतर है, तो इसका 6% अंतर कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12,000 और ये आपका आंसर होगा। बस इतना लल्लू सवाल था, बस बड़ा बड़ा दे रखा था हमको। डरना नहीं है, ऐसे सवाल देख करके आसान से होते हैं। कोई धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 3 वर्ष बाद 8,500 हो जाती है। दी गई अवधि के लिए साधारण ब्याज, हम देखो साधारण ब्याज प्रिंसिपल अपने आप में 100% होगा। ब्याज 12 या 36 मतलब कि 136%। अमाउंट मुझे दे रखा है 3 वर्ष के बाद का, तो 8,500। ठीक है, मतलब 136% की वैल्यू 8,500 है। तो साधारण ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू का टाइम 12 या 36% की वैल्यू मुझे केवल चाहिए। यही तो है ये। अब मैं सॉल्व करूं इसको तो देखो 17 से कटेगा, 17 अट्ठे, ठीक है ना, 17 अट्ठे 136 और 17 पंजू 85 और उसके बाद 2 से काट दें। 2 से काटेंगे तो 4 बार और 2 से काटेंगे तो ये 250 और फिर 4 का ये कितना गुना है, 9 गुना है। तो इधर भी कितना आ जाएगा, 9 गुना आ जाएगा। 25 निम्मा 225, 25 निम्मा 225 और 1 जीरो 2225 और ये आपका आंसर हो जाएगा। ब्याज कितना मिलेगा, 2225। 2225 ऑप्शन सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज मिलता है वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू का टाइम। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन कराऊंगी, फिर उसके बाद अपन रेस्ट करेंगे क्योंकि अपन का हालत खराब हो रही है बहुत ज़्यादा। अमित ने समान धनराशि को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। ठीक है जी, समान धनराशि को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। दोनों धनराशियों के लिए निवेश की गई अवधि ओनली 2 वर्ष थी। दोनों धनराशियों के लिए समान वार्षिक ब्याज दर 4% थी। ठीक है, अंत में उसे प्राप्त हुए दोनों ब्याजों से 45 रुपए का अंतर था। अरे क्या घटिया क्वेश्चन है सच में। निवेश की गई प्रत्येक धनराशि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 45 रुपए और प्रिंसिपल हमसे पूछा है। तो D2 बराबर क्या होता है आपका, प्रिंसिपल इंटू आर स्क्वायर बट्टे 100। 100 में 10,000। ठीक है, ये होता है। इतना लंबा लंबा लिखने की क्या जरूरत थी भाई, बोल देता 2 वर्ष का अंतर ये है प्रिंसिपल, बताओ। बट देखो हमने कहा कि प्रिंसिपल हमसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% तो 4 चौक 16 बटे में 10,000 बराबर 45। ठीक है, अब 16 से काटेंगे इसको तो ये कितना आ जाएगा, 625। कितना आ जाएगा, 625। कैसे मैंने कर लिया, 4 से काटोगे 25 बार, 25 करोगे, 25 इंटू 25 करोगे तो 625। तो यहाँ से ये जो आपका प्रिंसिपल है ये कितना आ जाएगा, लास्ट में 5 सभी में दे रखा है? ऐसे कौन करता है भाई, 9 पंजे 45, 5 से मल्टीपल करोगे पहले तो 5 छिक्के 30, 3,000 और 25 पंजे 125, ये 3125 आ जाएगा। 3125 इंटू 9 आपने करना है तो ये आ जाएगा 9 पंजे 45, कैरी लेंगे 4, 9 दूनी 18 और 4 22, कैरी लेंगे 2, 9 2 11, कैरी लेंगे 1, 9 3 27 और 1 28, 28,125। 28,125 ऑप्शन तीसरा वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है।
और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। 2 वर्ष का एसआई और सीआई का अंतर 45 रुपये हमें दे रखा था, प्रिंसिपल हमसे पूछा था। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी अच्छे से। क्वेश्चन तो बचे हुए हैं अभी, 45 वाला क्वेश्चन था, 51 तक जाना है मेरे को। 6 क्वेश्चन और बचे अभी, 6 क्वेश्चन और बचे हैं जी अभी। ठीक है, ये कल वाली क्लास में कराएंगे और कल वाली क्लास में मिलते हैं। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए अच्छे से समझ लेना, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और खुश रहना, मन लगा के पढ़ते रहना। ठीक है, चलिए।